हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर स्टडी यात्रा चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट रिलीज़ की है IFPRI ने। IFPRI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है, जिसमें भारत की रैंक जो है पिछले वर्ष की तुलना में खराब आई है। क्यों खराब आई है उस बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले तो यही सोचा जाना चाहिए अगर कौन से वो कारण है, ठीक है, जिनके कारण पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंक सुधरने के बजाय गिर गई है। क्या यह विकास दर में आने वाली कमी का प्रभाव है या फिर नोटबंदी, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आर्थिक फैसले लिए हैं उनका प्रभाव है? सबसे पहले देखिए, हम लोग तुलना करते हैं अपने पड़ोसी राज्यों से। जैसे नेपाल है, नेपाल में आप देखिए स्थिति बाढ़ की भी रही है, भूकंप की भी रही है। भारत से तो कहीं ज़्यादा नेचुरल डिसास्टर बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते रहते हैं। तो आप देखिए उसकी भी रैंक भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेपाल की रैंक 72 है। म्यांमार अपना पड़ोसी है, उस देश की देखिए 77 है। श्रीलंका को देखिए 84 है। बांग्लादेश को देखिए 88 है। अब देखिए जैसे एशिया के छोटे देश हैं वो हमसे काफ़ी बेहतर स्थिति पर हैं। और भारत को देख लीजिए 97 पिछले वर्ष में थी और इस वर्ष 100 भी हो गई है। हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना देखिए कि 97 भी रैंक थी और 100 भी रैंक हो गई है अब गिर के। और विडंबना ही है ये कि अपने तमाम तरह की जो परेशानियों से घिरे रहने वाले जो देश हैं जैसे नेपाल है वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति पर है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 106 भी रैंक पर है, तो भारत को उससे तुलना करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अफ़गानिस्तान 107वीं रैंक पर है। चाइना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 27वीं रैंक पर चाइना है। तो दोस्तों, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, लंबाई के अनुपात में वजन कम होना और बच्चों की लंबाई बढ़ने जैसे कारकों के आधार पर निकाले गए इस सूचकांक पर कई नज़रिए से विश्लेषण की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो तत्कालिक कारण की पहचान के साथ उन बड़े कारणों पर अगर विचार किया जाए तो जिनके नाते पिछले 2 दशकों में GDP में 4.5 गुना वृद्धि हुई थी, 3 गुना वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। तो 19 करोड़ लोग फिर भी कुपोषण के शिकार हैं, तो ये चिंता का विषय है। भारत की यह दिक्कत इसलिए नहीं है कि वह खाद्यान्न उत्पादित नहीं करता है, ठीक है। उत्पादन में भारत विश्व में अच्छी रैंक पर है, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद आप देखिए कि आम आदमी की खाद्यान्न और पोषण सामग्री तक पहुंच नहीं हो पा रही है और उसकी क्रय क्षमता सीमित है। जबकि आप देखिए 4.5 गुना वृद्धि हुई है GDP में और फिर भी उसकी क्रय क्षमता सीमित हो गई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो आम आदमी है उसकी थाली जो है वो सूनी है, तो उसमें पोषण सामग्री की कमी भी फिर रहती है। विडंबना यह है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भरे पड़े हैं। रेल के डिब्बों में भरा अनाज स्टेशनों पर सड़ रहा है। अब देखिए, कभी गौर करिए, जाइए देखिए, सरकारी गोदामों में अनाज जो है वो सड़ रहा है। और फिर भी देखिए 19 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। भारत के 19 करोड़ लोग जो हैं वो कुपोषण से शिकार हैं। भारतीय लोकतंत्र के माथे पर वैसे अगर देखा जाए तो एक तरीके का यह कलंक ही है, जिसे मिटाने के लिए कई बार लोग चीन जैसी तानाशाही का सहारा लेने लगते हैं, जो हमारा अभिशिष्ट नहीं है। भारत को लोकतंत्र प्रणाली के भीतर ही इस कलंक को मिटाने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि लोकतंत्र जो है वो ठीक नहीं है इस तरीके से। और चाइना में देखिएगा, चाइना में लोकतंत्र तो नहीं है, तो फिर वो चाइना में देखिए आप 27वीं रैंक पर है, तो बोलते हैं कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी आप देखिए 19 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आपको याद करने की जो इसमें बात आई है वो आप देख लीजिए, 97 पिछली वर्ष था और 100 अभी है। और अपने पड़ोसी छोटे राज्यों की बात की जाए तो नेपाल को आप याद कर लीजिए, उसकी भी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर